चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के साथ। ग्रेविटेशन में ऑब्वियसली सबसे पहला फॉर्मूला हम ये वाला पढ़ते हैं। इसका वेटेज अगर आप जानना चाहोगे तो ग्रेविटेशन से आप 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक सौतेला भाई है 12th ग्रेड में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। सौतेला भाई नहीं है, जुड़वा भाई कहना चाहिए यार, है ना। बिल्कुल सिमिलर इसी के जैसे, जैसे यहाँ पे Gm1m2/r² होता है, वहां पे फॉर्मूला होता है KQ1Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो बिल्कुल सेम टू सेम कहानी चलती है। इससे फायदा ये होता है कि भाई क्वेश्चंस तो ग्रेविटेशन से भी आएंगे, क्वेश्चंस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आएंगे, लेकिन उस चीज को सीखना आपको सिर्फ एक बार है। सिमिलर चीजें दोनों जगह चलती होती हैं बिल्कुल पैरेलली, है ना। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन ग्रेविटेशन और कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये जो चीजें आप सीखते हो ना, उससे आपको टोटल 4 क्वेश्चन तक का फायदा हो सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब बेटा 20 नंबर, समझ रहे हो आप। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर। सो दैट इज जस्ट ह्यूज, राइट। तो चलिए आज इस चैप्टर को किल करते हैं, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखेंगे तो आप देखेंगे कैसे इस चैप्टर के साथ उसको रिलेट कराता हूं मैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है ना, 2 मासेस जब रखे हैं तो उनके बीच का फोर्स होता है Gm1m2/r²। दूसरा फॉर्मूला बच्चों वेरिएशन ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, वेरिएशन ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले, वेरिएशन को समझने से पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि सरफेस ऑफ अर्थ पे G की वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे यानी कि अर्थ की सरफेस के बहुत नजदीक एक मास रख दूं m, तो इस पे जो ग्रेविटी लगेगी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगी, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई, मान लो यहां से इसका डिस्टेंस अगर r है तो आप लिखेंगे r², है ना बच्चों। r यानी कि रेडियस। इसका मैंने प्रॉपर डेरिवेशन फॉर्म में आपको सब कुछ महामैराथन में कराया था पूरी फील के साथ, लेकिन क्योंकि ये तो फोकस सीरीज है, फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चंस करने, तो मैं सिर्फ फॉर्मूले पे ही फोकस कर रहा हूं आज, ठीक है। डेरिवेशन किसी को समझना है, वैसे तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉट फॉर नीट, बट फिर भी अगर किसी को फील लेनी है तो महामैराथन भी आप एक बार देख लीजिएगा। Gm/R² बच्चों, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है इस सरफेस पे। लेकिन अगर आप सरफेस से ऊपर चले जाते हो, ऊपर चले जाते हो मतलब आपका मास जो है वो किसी हाइट पे रखा हुआ है। किसी हाइट पे मतलब हाइट तो हम सरफेस से लेंगे, मान लीजिए ये h हाइट है ना, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है कैपिटल R। तो बच्चों ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से इस मास का, वो बन जाएगा R प्लस H। कितना बन जाएगा बच्चों? R प्लस H। तो उस केस में जो G' मिलेगा आपको उस हाइट पे, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई, ये जो आप r² लिखते थे उसको आप लिखोगे r प्लस h का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा तरीका है इसका, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट मास, हाइट पे है तो r प्लस h, अगर वो सिर्फ सरफेस पे रखा है तो h की वैल्यू कितनी ले लोगे आप? 0 ले लोगे। h की वैल्यू आप जैसे ही 0 रखेंगे यहां पे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि ये g है सरफेस पे। समझ आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपन, थोड़ी इसके साथ खिलवाड़ करते हैं, r² को कॉमन लेते हैं, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ये देखो 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इंटू G। मतलब इस फॉर्मूले को स्मॉल g के टर्म्स में लिखा गया है, दैट्स इट। कैसे लिखते हैं, क्या खिलवाड़ करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है महामैराथन में, लेकिन अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं वो तो भी काम चल जाएगा। सिंपली इसको याद रख लो, ठीक है। सो G यानी कि स्मॉल g 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला 100% एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी अजम्पशन नहीं लिया गया है। लेकिन एक अजम्पशन भी हम लेते हैं, कई बार हम ये अजम्पशन लेते हैं कि ये हाइट जो है वो काफी छोटी है, बहुत कम हाइट पे इस मास को रखा गया है। तो अगर हाइट छोटी हुई इसका मतलब h इज लेस देन r। अगर ऐसा कंडीशन गिवन है तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2h/r, 1 माइनस 2h/r। ये आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बाइनोमियल एक्सपेंशन में फिर हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, h/r के जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये आता है। बट फिर भी नीट एग्जामिनेशन से वो आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है समझना उसको। हालांकि फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, महामैराथन में कराया है, देख लेना। तो यहां से बच्चों अगर h की वैल्यू कम हो गई r से तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। फटाफट फॉर्मूला देखते जाओ, याद करते जाओ, अगर लिख रहे हो तो लिखते जाओ। वैसे फॉर्मूला नोट्स अगर नहीं बनाए तो बना लीजिएगा आप, है ना। G1 प्लस h/r² हमेशा ट्रू है, लेकिन अगर h लेस देन r है तो ये वाला फॉर्मूला है। एक बार बताइए, स्वैग सैल्यूट दे दीजिए अगर क्लियर हो गई ये बात तो। कम ऑन गाइस, कम ऑन।
सो दैट मुझे पता भी तो चल जाए, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे -2 आएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे -2 आएगा, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे -2 आता है बच्चों वैसे तो, क्योंकि नीचे में स्क्वायर आता है, ठीक है, नीचे स्क्वायर आता है तो यहाँ पे ऊपर -2 आ जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अगर आप नीचे जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो अगर आप किसी डेप्थ में जाते हो बेटा, तो फॉर्मूला आता है 1 - d/r, ठीक है। देखो ये डेप्थ वाला फॉर्मूला जो है वो इसके बिल्कुल सिमिलर है। यहां पे आप लिखते हो 1 - 2h/r और यहां पे आप लिखते हो 1 - d/r। d क्या है? डेप्थ है ये, ठीक है। चलो इसको एक बार छोटा सा और फील कर लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना। तो ये देखो, ये h <r वाला फॉर्मूला हो गया, है ना। तो जब आप किसी हाइट पे हो और अगर हाइट काफी कम है रेडियस के कंपैरिजन में, तो 2h/r g 1 - 2h/r, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप डेप्थ में चले गए तो g 1 - d/r इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है क्या बच्चों? बता दो एक बार मुझे। फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, उसके बाद तो सिंपल मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यहां पे आप थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, -2 होगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप देखते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों ये √2gm / r। ये सभी को पता है क्या? √2 कैपिटल G कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ अर्थ, एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी में मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल को एस्केप तो कराना है, लेकिन उसे रिलीज अर्थ की सरफेस से नहीं करना है, बल्कि कहीं और से करना है। तो देखना क्या डिफरेंस आएगा। अगर मैं एक पार्टिकल को यहां से रिलीज करना चाहता हूं, यानी कि अर्थ की सरफेस से, और इसको एस्केप कराना चाहता हूं, तो बच्चों इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? देखो फॉर्मूला क्या है, √2g कैपिटल M / r। समझ आ रहा है? सरफेस से कराया तो ये फॉर्मूला है। लेकिन कई बार ये होता है कि मान लो वो पार्टिकल ऑलरेडी किसी सैटेलाइट के ऊपर है, रिवॉल्व हो रहा है, तो मान लो वो पार्टिकल सेंटर से 4r डिस्टेंस पे ऑलरेडी रखा हुआ है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो? 4r डिस्टेंस पे। अगर इस पॉइंट से मुझे इसको एस्केप कराना है, तो इसका v एस्केप होगा √2gm / स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी 4r, यानी कि सिंपली सेंटर से इसका डिस्टेंस। समझ आ रहा है? सेंटर से इसका डिस्टेंस यहां पे आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर डिस्टेंस इसका 4r हो गया टोटल डिस्टेंस, तो आप लिखोगे यहां पे 4r। अगर उसको सरफेस से रिलीज किया गया तो आप लिखोगे r। क्लियर है? इसका एक और फॉर्मूला होता है सरफेस से करने पे, √2gr, क्योंकि जब आप gm / कैपिटल R को स्मॉल g के टर्म्स में लिखोगे तो ये आ जाता है, ठीक है बच्चों। सारे फॉर्मूले क्लियर हैं क्या? एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में, सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, है ना। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी इन चीजों की आ जाएगी बच्चों। ये एक और चीज है जिसमें आप बहुत अच्छे से इसको वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखोगे, बट हाँ एक बार इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो देखो यार, अगर एक शेल हमें गिवन है ना, स्फेरिकल शेल हमें गिवन है, पूछा जाता है बताइए इसके अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, तो अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो 0 होती है। किसी भी इनसाइड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी अगर ये हॉलो है, यानी कि शेल है, शेल ऑफ मास m, है ना बच्चों, अंदर वाले पॉइंट पे 0 होगी। लेकिन अगर एक पॉइंट बाहर लिया गया है, बाहर यानी कि किसी डिस्टेंस r पे लिया गया है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है gm / r², कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई r², ठीक है। ये शेल का केस हो गया। अच्छा, शेल का केस तो हो गया। अगर मैंने केस लिया ये वाला जिसमें सॉलिड स्फीयर है, मान लो सॉलिड स्फीयर है, एवरीवेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, हर जगह मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में बच्चों अगर आउटसाइड पॉइंट देखा जाए, अगर हम आउटसाइड पॉइंट को देखें तो सेम फॉर्मूला आता है gm / r² ओनली, gm डिवाइडेड बाई r² ही फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अगर आप एक इनसाइड पॉइंट देखोगे, तो मैंने महामैराथन में एक तरीका सिखाया था इसको लिखने का, किसी को याद है क्या फॉर्मूला? अंदर वाले पॉइंट पे किसी को फॉर्मूला याद है? अंदर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला आता है gm स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, gm स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। और बच्चों इस फॉर्मूले को मैंने डेप्थ वाले फॉर्मूले से रिलेट करके आपको फील दी थी। देखो वैसे तो ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है, इसको अच्छे से सीखना चाहिए आपको। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं ना, तो बेटा महामैराथन की जो क्लास हुई है ग्रेविटेशन वाली, वो एक बार देख लेना, आपको पूरी फील आ जाएगी। अभी मैं अगर समझाने लग गया तो मुझे 10 मिनट इसमें देना पड़ जाएगा, अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये तो फोकस सीरीज है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे आता है,
ये कैसे पिछले डेप्थ वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये पूरी आपको फील आ जाएगी अगर आप ये थोड़ा महामैराथन का वो पार्ट देख लोगे। 5-10 मिनट का पार्ट होगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। तो अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं होगी अगर ये सॉलिड है, हॉलो है तो जीरो हो जाएगी, सॉलिड है तो जीरो नहीं होगी, सॉलिड है तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में थोड़ी और बातें हम लोग कहां पे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आ जाओ, क्वेश्चंस करना ज्यादा जरूरी है बच्चों, है ना, देखा है ना, ऑसम ऑसम। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू सी। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू सी बच्चों? A mass capital M splits into two parts, mass small m and capital M minus m. ये दो पार्ट्स में टूट जाता है ये, which are then separated by a certain distance, है ना। पूछ रहे हैं, बताइए what is the ratio of small m divided by capital M that maximizes the gravitational force between the parts. क्या रेशियो होना चाहिए स्मॉल m और कैपिटल M का ताकि आपको मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स मिले? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं आंसर। कोई कह रहा है सर राफेल आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई हो सभी को। आज न्यूज में पूरे दिन वही चलेगा, है ना। ओके, सो बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका बच्चों? सी आ रहा है क्या आंसर? चलिए एक बार जल्दी से चेक करते हैं, और करेक्ट आंसर सी है। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा क्वेश्चन। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के बहुत आसान लगेंगे आपको, है ना, कोई टफ क्वेश्चन इसमें होते ही नहीं असल में। तो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो। तो इसमें क्या बोला गया है, दो मासेस हैं, राइट, स्मॉल m और कैपिटल M माइनस m। तो यहां पे एक मास आ गया m, ठीक है, और यहां पे एक मास आ गया कैपिटल M माइनस m, ये स्मॉल m हो गया, ठीक है बच्चों। अब हो सकता है यार कि टोटल कैपिटल M की वैल्यू 10 kg होगी, मान लो फॉर एग्जांपल। तो 10 में से अगर मान लो ये 2 में टूट जाता है तो इसका मास कितना होगा, 8, 2 और 8। अब ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना। हो सकता है स्मॉल m की वैल्यू 3 हो जाए तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, है ना। हो सकता है स्मॉल m की वैल्यू 1 रहे तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। तो स्मॉल m जो है हमारा वेरिएबल है, वो स्मॉल m क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है। उसके रेस्पेक्ट में m की वैल्यू भी कुछ होगी, कैपिटल M की। तो हमें बताना है कि स्मॉल m बाई कैपिटल M की क्या वैल्यू हो कि हमें मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाए। तो बच्चों इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना होगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पे आप बोलेंगे कि इनके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में फोर्स लगेगा G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सही है ना बच्चों, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब इस स्मॉल m को आप अंदर लेके जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, अंदर लेके जाएंगे जब आप इसको, यू विल बी गेटिंग नाउ कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल m, यानी कि स्मॉल m का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है। अब अगर आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल टर्म और इक्वेट टू जीरो करो। यही करते हो क्या मैक्सिमा निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करना पड़ता है आपको। इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे अब कि अगर मैं df डिवाइडेड बाई dm कर दूं, स्मॉल m को मैंने वेरिएबल माना है, राइट, सो df डिवाइडेड बाई dm कर दूं, इक्वेट टू जीरो कर दूंगा तो आंसर मेरे को मिल जाना चाहिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप देखेंगे तो g और d स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, तो आप लिखेंगे g डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, इट बिकेम अ कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देखो कैपिटल M इंटू स्मॉल m का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल m, तो कैपिटल M तो कांस्टेंट है उस रेस्पेक्ट में, है ना। तो आप लिखेंगे कैपिटल M बाहर आ गया, स्मॉल m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, स्मॉल m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2m, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 स्मॉल m, और इसको आप करेंगे इक्वेट टू जीरो, ठीक है। अब g बाई डी स्क्वायर तो जीरो होगा नहीं, g की एक वैल्यू होती है, d भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी इनके बीच के डिस्टेंस की। तो आप बोलेंगे m माइनस 2m जीरो हो सकता है, तो आप लिखेंगे कैपिटल M माइनस 2 स्मॉल m इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से बेटा आंसर आ जाएगा कैपिटल M बराबर 2 स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू 1/2। तो ये आंसर आपने दिया था ज्यादातर बच्चों ने, और ये आंसर सही भी है। तो मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, जब किसी चीज को आपको मैक्सिमाइज करना है
तो उसका फंक्शन लिखो सबसे पहले, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, और उसको इक्वेट टू 0 कर दो। डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0, आपको आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, सब कुछ सही है क्या? देख लो एक बार। इज इट गुड नाउ? इज इट फाइन नाउ? यार थोड़ा जल्दी से मुझे एक स्वैग सैल्यूट दे दो, तब तो मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ गया है क्वेश्चन, है ना? सिंपल है यार, ये देखो फोर्स लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू 0 किया, इसमें क्या है ऐसा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। सेशन अगर पसंद आए बच्चों तो आपको लाइक भी करना है इस सेशन को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ आसान से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, देन कितनी वैल्यू होगी d की? बताइए। आपको कह रहा है कि 1 किलोमीटर अबव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d डेप्थ बिलो भी है, तो आपका आंसर कितना होगा? अब बच्चों मैं सच बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर लोग इसको सही करके आएंगे। आपका काम है इसको सही भी करना और कम टाइम में सॉल्व करना। तो चलिए मैं देखता हूं कितने लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है? कम ऑन। बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, है ना? और बहुत सारे बच्चे डी भी कह रहे हैं। ओके बेटा, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, है ना? ओके बहुत बढ़िया, सब पे तरस मिल गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना? ABCD सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। A इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग कह रहे थे सर ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर तो C होगा, बट आप लोगों ने तो गड़बड़ कर दी, है ना? अच्छा आपसे क्या पूछा गया है? D पूछा गया है या H पूछा गया है? ओ नहीं, यहाँ पे आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है ना? गलत आंसर दिया हुआ है, तुम लोगों ने शायद सही किया है, राइट एवरीवन? D 1 किलोमीटर नहीं है, बल्कि H की वैल्यू आएगी 1 किलोमीटर, D की वैल्यू तो शायद 2 किलोमीटर आएगी, है ना बच्चों? D की वैल्यू तो कितनी आएगी? 2 किलोमीटर आएगी। मतलब तुम लोगों ने सही किया है। मतलब इसका मतलब क्या, तुम्हें याद था आंसर या फिर सॉल्व किया था? चलो जो भी किया था अच्छी बात है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है बच्चों? ये हाइट देखो सिर्फ 1 किलोमीटर है, राइट? सिर्फ 1 किलोमीटर है। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो वाला लगेगा जिसमें हाइट बहुत कम होती है, हाइट इज लेस देन आर। तो आप लिखेंगे कि उसका हाइट वाला फॉर्मूला हो जाएगा G1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। सही है ना बच्चों? G1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। और कहा गया है कि दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल हैं, यानी कि D डेप्थ पे भी उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो G1 माइनस D अपॉन आर। अब यार इन दोनों इक्वेशंस को देख के मुझे सिंपली ऐसी फील आ रही है कि सारे टर्म्स हर जगह सेम है, सिर्फ यहां पे 2h लिखा है और यहां पे D लिखा है। तो मैं ज्यादा मतलब परेशान नहीं होऊंगा इसको सॉल्व करने में, मैं सिंपल लिखूंगा 2h इक्वल टू D, 2h इक्वल टू D, क्योंकि जहां पे 2h होना चाहिए वहां पे D लिखा है, दैट्स इट। तो 2h इक्वल टू D होगा, है ना? तभी तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। तो D का मतलब 2h हो गया, h 1 किलोमीटर है तो आंसर आ गया 2 किलोमीटर। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, है ना बच्चों? काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर इसका C है, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है? चलिए कई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ओके अब ये आंसर करो। रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice as that of the earth is। कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी निकालना है आपको अर्थ का और एक दूसरे प्लैनेट का, ठीक है? जहां पे ये गिवन है कि रेडियस और मीन डेंसिटी ट्वाइस है एज अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है ना? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ओके हाँ मोहिनी सही कह रहे हो। सो बी, चित्रा, सौम्या सिंह डी, रेनिशा इज सेइंग डी। बी और डी में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? ज्यादातर बच्चे बी या फिर डी ही कह रहे हैं। आ जाइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। कितनी जल्दी सॉल्व करते हो यार तुम लोग। ओके मतलब अभी तक मैकेनिक्स में तो ऐसा नहीं हो रहा था, बट ग्रेविटेशन में जैसे ही हम आए चीजें थोड़ी सी आसान हुई हैं और आप लोग धड़ाधड़ आंसर दे रहे हो। डी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया यार। मतलब ये देख के तो मुझे पता चल रहा है कि अगर ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी इनका क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल किल करने वाले हो।
बस थोड़ा सा ना मैकेनिक्स में और मेहनत कर लो आप लोग, फिर तो रॉक कर जाओगे, है ना। वेदांतो नीट मेडीजी के बच्चे बिल्कुल रॉक करने वाले हैं, अगर मैकेनिक्स में थोड़ी सी और मेहनत डाल दो। ये हर किसी के साथ होता है, जो भी नीट का एस्पिरेंट है थोड़ा सा मैकेनिक्स में होता है ये प्रॉब्लम, राइट। तो आप थोड़ी और मेहनत करने लग जाओ तो मैकेनिक्स भी अच्छा हो जाएगा, फिर तो बल्ले बल्ले है यार, बिल्कुल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो वैसे तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पिछले वाले के कंपैरेटिव, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है वैसे इसमें। आप जब लिखते हो एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों √2gm डिवाइडेड बाई r, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। अब उसने क्या बोला कि डेंसिटी और रेडियस डबल है। जब भी डेंसिटी का टर्म आ गया मतलब इस फॉर्मूले में मुझे डेंसिटी लाना पड़ेगा कुछ भी करके, समझ पा रही है बात, आपको कुछ भी करके यहाँ पे डेंसिटी लाना पड़ेगा। डेंसिटी कैसे लाएंगे आप, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। और प्लैनेट्स को तो आप स्फेरिकल लेके चलेंगे, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। सही बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मुझे पुट करना है मास को तो मैं लिखूंगा √2gm, m को मैं लिखूंगा डेंसिटी टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे ऑलरेडी एक r है नीचे, है ना, ये r ऑलरेडी नीचे है, तो इस r ने इस r क्यूब को किया कैंसिल, तो यहां पे बच गया सिर्फ r स्क्वायर। ये आर स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा बच्चों, तो आपको मिलेगा सिर्फ आर, है ना, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, आपको मिलेगा आर, और अंदर आपको मिल जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू रो इंटू जी। बट मुझे सिर्फ डेंसिटी और रेडियस को चेंज करना है, राइट। मुझे क्या क्या चेंज करना है, सिर्फ डेंसिटी को और रेडियस को मुझे चेंज करना है। तो मैं बोलूंगा, उसने बोला है कि रेडियस डबल हो गया है और डेंसिटी भी डबल हो गई है। अब यहां से हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से जो नेक्स्ट स्टेप होगा बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो आप यहां पे इस स्टेप तक पहुंच गए थे 8πg/3 इंटू रो, है ना। अब आप बोलोगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, देखो RE/RP हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, आंसर इतना आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आसान लग रहा है। अच्छा, कैसा फील हो रहा है मैकेनिक्स खत्म करने के बाद, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा सा फील हो रहा होगा, है ना। अब यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, कम ऑन। A particle of mass m is kept at rest at a height 3r. मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया फील आ रही है। So a particle of mass m is kept at a height of 3r from the surface of earth, where r is radius of earth, m is mass of earth. Minimum speed with which it should be projected so that it does not return back is ABCD बराबर सम्मान, सही कह रहे हो, तैनियत। ओके, मुकेश कुमार झा से सी, पूजा से ए, बहुत बढ़िया। ए वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, बी वाले भी आ चुके हैं, बिल्कुल बी वाले भी लीग में आ चुके हैं। अभी तक डी को सम्मान नहीं मिल पाया, बस चलो ठीक है, डी को किसी ने सम्मान नहीं दिया, ए बी और सी बराबर का सम्मान पाते हुए यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आई थिंक ए। बहुत बढ़िया गाइस, और बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या कह रहा है वो, पार्टिकल ऑफ मास m is kept at rest at a height 3r from the surface of earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. Okay, देखो यार बहुत आसान सी बात है। मैंने आपको बताया था कि एस्केप वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि हर बार √2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R हो। अगर आपने उस पार्टिकल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया है तो r के जगह में आपको टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ता है सेंटर के साथ। उसने बोला कि पार्टिकल 3r हाइट पे है ना, 3r हाइट पे है। ये मान लो मैंने ऐसे अर्थ ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, छोटू सा अर्थ अपना, यहां से 3r हाइट है, 3r हाइट पे अपना पार्टिकल है यहाँ पे बच्चों। तो आप लोग सोच के देखो कि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होगा उस पार्टिकल का। सेंटर से पहले तो सरफेस ही r डिस्टेंस पे है, और फिर सरफेस से वो पार्टिकल 3r डिस्टेंस पे है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 4r।
4r। तो आप लिखेंगे सिंपली यहाँ पे √2gm/4r, है ना। इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है आपको। सिंपल मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया है, √2gm डिवाइडेड बाई सेंटर से उस मास का डिस्टेंस, खत्म। सो √2gm/4r, तो ये 2 ने 2 को किया कैंसिल और नीचे बचा 2 √gm/2r इज द करेक्ट आंसर। फिर ये क्या नाटक हुआ है नीचे, अच्छा नीचे इन्होंने फिर उसको g के टर्म्स में लिखने की भी कोशिश करी है, लेकिन इस नमूने ने ये नहीं सोचा कि यहां पे देखो आंसर आ चुका है, ये देखो आंसर आ चुका है, खत्म। एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा, है ना, gm/2r का पावर 1/2, ठीक है। स्मॉल g के लिए चेक करने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन सही हो चुका है तो बस सही है वो, करेक्ट। बच्चों समझ में आ गया कितना आसान था। देखो इतना कुछ लिखा था इसमें, मतलब ये 4 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन इसका सॉल्यूशन 1 लाइन का था। हाँ, सॉल्यूशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई एस्केप वेलोसिटी निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। मतलब अगर आपने सरफेस से रिलीज किया है तो √2gm बाई रेडियस लिख सकते हैं आप, रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन किसी और हाइट से भी तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाके फेंक सकते हैं, है ना, किसी मोबाइल के टावर पे चढ़ के एस्केप करा सकते हैं, तो वो मतलब मैटर करता है ये सब, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको फीलिंग अच्छी आ रही होगी, फील गुड हो रहा होगा आज फिजिक्स में, आसान चैप्टर कर रहे हैं हम। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट हो रहा है अर्थ के हाइट पे 5r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा हाँ, इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, 5r हाइट पे हो रहा है, ठीक है। r being the radius of earth obviously. Time period of another satellite in hours at a height of 2r from the surface of earth is, come on, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग करते हैं। राजेश प्रजापति जी का आंसर आ चुका है सी, इसके अलावा पूजा यादव जी का आंसर आ चुका है सी, ओके, श्रेया सी, ओके। यार सब लोग सी बोलोगे मतलब ऐसा, डेमोक्रेसी खत्म, सबके सब सी कह रहे हैं आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बच्चों सी, क्या बात है, इतना फास्ट सॉल्व, बहुत बढ़िया यार, ऑसम ऑसम। चलिए अच्छी बात है। क्या लगाना है यहाँ पे बताइए, क्या यूज करना है हमें यहाँ पे, केपलर्स थर्ड लॉ, है ना। देखो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जब बात की जाती है, डेमोक्रेसी की तो जो हत्या करी ना तुम लोगों ने अभी, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा उसे। खैर, जब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की आप बात करते हो तो इसका मतलब होता है ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, यानी कि हमेशा अर्थ के किसी भी पॉइंट पे ऊपर ही है। तो अर्थ का टाइम पीरियड उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट क्या होता है, 24 आवर्स। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का भी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर। ये भी 24 आवर में एक बार घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप 24 आवर में घूम के वापस आ जाते हो। अब इसके अलावा इसमें और क्या चीज समझनी है आपको, सिंपल ये फॉर्मूला है ना, T² इज प्रोपोर्शनल टू r³, केपलर अंकल का थर्ड लॉ, यानी कि T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहां पे कुछ बच्चे कैलकुलेशन में परेशान रहते हैं, सर पावर 3/2 ये कैसे कैलकुलेट होता है सर, ये तो कभी नहीं देखा हमने। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो। सो T2/T1, बेटा T1 की वैल्यू 24 इज इक्वल टू R2/R1। देखो पहले हाइट है 5r, तो डिस्टेंस क्या होगा सेंटर के साथ, 6r। अरे नमूनो, हाइट 5r है ना, हाइट 5r है। देखो ये अर्थ होता है, हाइट यहां से 5r है, तो सेंटर से डिस्टेंस तो 6r होगा। तो यानी कि यहां पे 6r डिस्टेंस है सेंटर से, यानी कि रेडियस कह लो आप। और यहां पे दूसरे वाले केस में हाइट अगर 2r है तो यहां पे सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा 3r। r ऐड करेंगे ना हाइट पे, तब तो सेंटर से डिस्टेंस मिलेगा। तो ये 3r और वो 6r, तो यानी कि T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1। तो बच्चों R2/R1 कितना मिल जाएगा, 3r/6r, यानी कि 1/2। अब 1/2 पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/2 पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो T2/24 इज इक्वल टू 1/2 पावर 3/2, 2 पावर 3/2। 2 पावर 3/2 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले इसका 2 का क्यूब कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 पावर 3/2 को 2 क्यूब और फिर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। 2 क्यूब हम पहले कर लेंगे, फिर बाद में 1/2 कर देंगे। 2 क्यूब किया तो आंसर आएगा 8, फिर 8 पावर 1/2 यानी कि √8। और बेटा √8 की वैल्यू होती है 2√2, ये अच्छी वैल्यू है जिसको आपको याद रखना चाहिए, है ना। सो 1/2√2, √8 की वैल्यू कितनी होती है, 2√2। तो सिंपल है यार, फिर तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी 24, इधर चला जाएगा
24 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये आपको मिल जाएगा 12/√2, 12/√2, और 12/√2 को आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाइड बाई √2, है ना। 12 को ऐसे लिख लोगे ना यार, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई √2। 12 को लिख सकते हैं 6/2, 6 इंटू 2। अब इस 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6/2 इज द आंसर, है ना। पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, मुझे ऐसा लगा कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 7th के बच्चों को। आपको कैसा लगा? आपको भी शायद ऐसा ही लगा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिक्स इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक थी, जब तक केपलर संकल का लॉ हमने अप्लाई किया, फिजिक्स सिर्फ वहीं तक थी, बाकी क्या था? प्योर मैथ्स। लेकिन कई बार नीट के बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि भाई यहाँ पे 2^3/2 लिखा है, ये कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर भी नहीं दिया नमूनों ने, क्या होगा हमारी लाइफ का। तो बेटा ऐसे हो सकता है सॉल्व, ठीक है, ट्राई किया करो, सब हो सकता है। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड नाउ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस। सो यहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट्स A and B of Earth are 4r and r respectively. Speed of satellite A is 3v, then speed of satellite B will be. पहली सैटेलाइट का स्पीड 3v है, तो बच्चों दूसरी सैटेलाइट का स्पीड कितना होगा? मुकेश इज सेइंग फिजिक्स इज लाइक अ गेम। एग्जैक्टली यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, बिल्कुल गेम की तरह है। सो क्या आंसर आ रहा है बताइए। अच्छा जी, ऑप्शंस तो मैं पढ़ नहीं रहा था आपके, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं सौम्य सिंह बी, बहुत सारे बच्चों ने बी बोला है। बी मुझे मेजॉरिटी में दिख रहा है, हालांकि सी वाले भी, आंसर वाले भी लोग हैं यहाँ पे, और डी वाले भी हैं। बहुत बढ़िया, तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर होगा बी, मेजॉरिटी ऑफ दिस क्लास इज करेक्ट। तुम लोग यार मजा रहे हो, है ना, मचा रहे हो बहुत जबरदस्त तरीके से, और मुझे तो लग रहा है यहां से कुछ रैंक वैंक आने वाली है, इसी चैट बॉक्स में से कोई बहुत जबरदस्त रैंक आने वाली है। मैकेनिक्स में भी और मेहनत कर लेना, एंड यू कैन डू इट बच्चों, बहुत बढ़िया। 6v इज द आंसर। आइए देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हम नहीं देख रहे हैं, मैं आपको अपना सॉल्यूशन समझा देता हूं एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बच्चों देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है वो, है ना। स्पीड ऑफ सैटेलाइट का मतलब होता है ऑर्बिटल स्पीड। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों √gm डिवाइडेड बाई r। जैसे एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी में 2 आ जाता है यहां पे, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है दोनों में, राइट। एस्केप वेलोसिटी में इट विल बी 2gm/r का रूट, और ऑर्बिटल वेलोसिटी में जस्ट gm/r का रूट, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि पहले वाले पार्टिकल यानी कि ए की वेलोसिटी है 3v, और इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो है 4r। 4r रेडियस है या हाइट है? क्या दिया, क्या दिया, कहां है? रेडियाई, रेडियाई दिया है, ठीक है। रेडियाई है, हाइट नहीं है बच्चों, रेडियाई है, तो r ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइट गिवन होता तो r ऐड कर देते उसमें, ठीक है। अब आप बोलेंगे √gm डिवाइडेड बाई 4r, ये इसका आंसर हो गया, पहले वाले का इक्वेशन बन गया, है ना। यहां से चाहो तो v की वैल्यू निकाल लो, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल, कंपेयर कर लेंगे दूसरे वाले को। मान लो दूसरे वाले की वेलोसिटी कुछ तो v डैश होती है, मान लो, ठीक है। दूसरे वाले की वेलोसिटी मान लो v डैश है, तो उसको आप लिखोगे √gm डिवाइडेड बाई r, क्योंकि उसका रेडियाई है r, है ना। उसका रेडियाई कितना है बच्चों? r है। अब आप ध्यान से देखते जाना कि कितने टाइम्स होगा वो, है ना। देखो ध्यान से बच्चों, क्या मैं v डैश को लिख सकता हूं √gm बाई r? बिल्कुल। तो ये gm बाई r जो रूट में आपको दिख रहा है, उसकी जगह पे आप लिख दो v डैश, काम हो जाएगा आपका। ये जो gm बाई r दिख रहा है ना, उसके जगह पे लिख दो v डैश। ये इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका है, मस्त, आपको आसानी से आंसर मिलेगा। सबसे पहले इस 4 का कुछ कर लेते हैं। 1/4 अंडर रूट के अंदर है ना, तो बाहर जाके 2 बन जाएगा, 1/2। उसके बाद तो आपको बस यही बचा है ना, √gm बाई r बचा हुआ है। तो बेटा मैं √gm बाई r क्यों लिखूं? वैसे भी इंक की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सीधा v डैश लिख देते हैं। यानी कि 3v इज इक्वल टू हाफ v डैश। इसका मतलब हुआ v डैश इज इक्वल टू 2 3 6v। आंसर इज 6v। अब इतना लंबा चौड़ा ये सब करने की आपको क्या जरूरत है? नहीं है जरूरत, ऐसे कर लो, है ना बेटा। आंसर आ गया, 6v इज द आंसर, फील के साथ बिल्कुल। तो कैलकुलेशन स्मार्ट होने चाहिए और फास्ट होने चाहिए, ताकि आपका समय बचे, है ना। सिंपल दिख रहा है आपको, gm बाई r यहाँ पे भी है, gm बाई r यहाँ पे भी है, क्यों करना कुछ भी, इसको रिप्लेस करो, खत्म करो, है ना।